Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn part 2 of lesson 13, Delhi Sultanate. The time period for Delhi Sultanate was 1206 to 1526. Actually इस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली में 5 डिनेस्टीज ने रूल किया था। 5 वंशावलीज ने, 5 अलग अलग वंशों के राजाओं ने दिल्ली में रूल किया था। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट डिनेस्टी के बारे में लर्न किया था। फर्स्ट डिनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स ने 1 बाय 1 रूल किया। लेट अस नो हियर अबाउट फर्स्ट डिनेस्टी, स्लेव डिनेस्टी। स्लेव डिनेस्टी के बाद 4 डिनेस्टी और भी हैं जिनके बारे में हम इसी लेसन में लर्न करेंगे। क्लियर? सो लेट अस हियर रिवाइज। फर्स्ट डिनेस्टी, स्लेव डिनेस्टी, इसे ममलूक डिनेस्टी भी बोला जाता है। ओके इसमें जो फर्स्ट रूलर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के गुलाम थे। मोहम्मद घोरी इंडिया से वापस जाने समय कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दिल्ली सल्तनत मीनिंग इंडिया की टेरिटरीज इनके हाथों में सौंप कर गए थे। तो उनकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में शासक बने, पहले शासक बने। और क्योंकि ये गुलाम वंश से संबंधित थे इसीलिए इनके समय काल को स्लेव डिनेस्टी बोला जाता है। क्लियर? इन्होंने ही स्लेव डिनेस्टी को फाउंड किया था। एंड देन इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। आराम शाह शासक बने, लेकिन नोबल को मीनिंग टर्क सरदारों को ये पसंद नहीं थे। कौन? आराम शाह पसंद नहीं थे। इस वजह से उन्होंने इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इल्तुतमिश को नोबल्स ने बुलाया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और शासक बन गए, दिल्ली के शासक बन गए। ओके देन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 36 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को नोबल्स ने शासक बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बेटे थे, लेकिन ये केवल 7 मंथ तक ही शासन कर पाए। देन इनकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को शासक बनाया गया। रजिया सुल्तान ने 1236 से 40 तक बहुत बहादुरी से शासन किया, लेकिन 40 में ये एक युद्ध में मारी गई। देन इनकी मृत्यु के बाद बहराम शाह, रजिया सुल्तान के ही भाई बहराम शाह को शासक बनाया गया। इन्होंने 2 वर्ष तक शासन किया एंड उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। एंड उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, ये कौन थे? ये रुकनुद्दीन के बेटे थे। और रुकनुद्दीन कौन थे? इल्तुतमिश के बेटे, मीनिंग ये इल्तुतमिश के ही पोते थे। इल्तुतमिश का पोता अलाउद्दीन मसूद शासक बना और इन्होंने 4 इयर्स तक शासन किया, 1242 से लेकर 1246 तक। तो इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 46 में। देन नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के ही यंगेस्ट बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे। यहाँ तक स्लेव डिनेस्टी में यहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक के ही परिवार में से राजा बने। नसीरुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक के ही परिवार में से थे। ओके ये जो घियासुद्दीन बलबन है ये थे तो गुलाम वंश से ही संबंधित, गुलाम वंश से ही संबंधित है। ये भी गुलाम थे, टर्किश थे, लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार में से नहीं थे। क्लियर हुआ आपको? घियासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 86 तक लगभग 20 ईयर्स तक शासन किया था, मीनिंग वो दिल्ली के सुल्तान 20 ईयर्स तक रहे। इनके बाद भी कुछ सक्सेसर्स आए थे, लेकिन वो इतने कैपेबल या स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो स्लेव डिनेस्टी को आगे बढ़ा पाते। मीनिंग 1290 में स्लेव डिनेस्टी का अंत हो गया था, क्योंकि जलालुद्दीन खालजी ने घियासुद्दीन बलबन के सक्सेसर्स को बहुत इजीली डिफीट कर दिया था, इजीली मर्डर कर दिया था। एंड उसके बाद दिल्ली सल्तनत किसके हाथों में आ गई? जलालुद्दीन खालजी के हाथों में। एंड तभी से खालजी डिनेस्टी की शुरुआत हुई। सो
यहाँ पर हमने अभी नसीरुद्दीन महमूद और घियासुद्दीन बलबन के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। सो लेट अस नो हियर। नसीरुद्दीन महमूद ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, 46 से लेकर 66 तक। इन द ईयर ऑफ 1246 यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश नसीरुद्दीन महमूद, इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया। घियासुद्दीन बलबन इनके समय में प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय में प्राइम मिनिस्टर को नायब बोला जाता था, एज वेल एज एक्चुअल रूलर। इन्हें एक्चुअल रूलर भी माना जाता था क्योंकि घियासुद्दीन बलबन बहुत ही शार्प थे। ये उनके नोबल्स में से ही थे। नोबल होते हैं जो टर्क सरदार थे उस समय में, तो जो मेन डिसीजन लेते थे वो सरदार ही लेते थे। नसीरुद्दीन महमूद को उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही चलना होता था, और यही कारण है कि ये इतने लंबे समय तक शासन कर पाए। इससे पहले जितने भी शासक बने थे वो बहुत कम पीरियड तक कर पाए थे, क्योंकि वो टर्क सरदारों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। और नसीरुद्दीन महमूद टर्क सरदारों के इन्फ्लुएंस में थे, मीनिंग उनके ही प्रभुत्व में काम करते थे। इसी वजह से टर्क सरदारों ने इन्हें हटाने का प्रयत्न नहीं किया, इन्हें मारने का प्रयत्न नहीं किया। क्लियर हो रही है आपको ये सिचुएशन कि ये टर्क सरदार कौन थे? जो वो हम नोबल्स की बात कर रहे थे ना अभी तक, कि नोबल्स ने इल्तुतमिश को शासक बनाया था, देन रुकनुद्दीन फिरोज को, देन रजिया सुल्तान को, देन नसीरुद्दीन महमूद को। तो ये सभी शासक किन के बलबूते पर बने? नोबल्स के बलबूते पर। नोबल्स ने डिसीजन लिया था कि इन्हें शासक बनाना चाहिए। तो इन शासकों को उन नोबल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था, और अगर कोई शासक उन नोबल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करता था देन वो नोबल उनकी हत्या कर देते थे, किसी ना किसी कारण से उसे मार देते थे। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद, इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया। इसका कारण यही है कि इन्होंने नोबल्स को खुश रखा था। और उन्हीं नोबल्स में थे घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन बहुत ही शार्प माइंडेड व्यक्ति थे। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद घियासुद्दीन बलबन को ही शासक बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घियासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया था। नसीरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हुई उस समय पर उनका कोई बेटा नहीं था। ही डिड नॉट हैव एनी सन। उनका कोई बेटा नहीं था, मीनिंग इनका कोई वंशज नहीं था जो शासक बनता। तो नोबल्स का विश्वास तो घियासुद्दीन बलबन पहले से ही जीत चुके थे। तो नोबल्स ने नाउ किसे शासक बनाया? घियासुद्दीन बलबन को शासक बनाया। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस रीड अबाउट घियासुद्दीन बलबन। इन्होंने भी 20 साल तक शासन किया। बलबन वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल रूलर। बलबन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल रूलर था, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के समय में भी 20 साल महमूद ने शासन किया था और बलबन ने उनका राजनीतिक कार्यों में साथ दिया था। तो बलबन को सारे राजनीतिक दावपेच पता थे। ही सप्रेस्ड ऑल हिज ऑपोजिशन। उसने अपने सारे विरोधियों को मार दिया एंड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑबीडियंस एंड पेट्रियोटिज्म टूवर्ड्स द सल्तनत। और उसने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, सारी तरफ अपने राज्य में ऐसी स्थिति बनाई कि सभी देश के प्रति प्रेम रखेंगे और राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। क्लियर हुआ आपको? बलबन ने आते ही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि देशभक्ति और राजा की आज्ञा का पालन तो होना ही चाहिए। बलबन एंडेड द पावर ऑफ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। उसने अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए 40 टर्किश का जो ग्रुप इल्तुतमिश के समय में बनाया गया था उसे खत्म कर दिया। बलबन अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, इसी वजह से उसने नोबल्स की पोजीशन को खत्म कर दिया। ही वॉज अ सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस। लेकिन बलबन वाकई में ही एक ऐसा सुल्तान था जो न्याय में विश्वास रखता था। ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डॉयर। उसके अकॉर्डिंग कोई भी गलत काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे सजा मिलेगी, वेदर अ कॉमन मैन और अ नोबल। चाहे वो गलत काम किसी कॉमन मैन ने किया है या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति ने किया है, उसके दरबार में दोनों इक्वल हैं। अगर गलत काम किया है तो सजा मिलेगी।
श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए स्पेशल प्रावधान नहीं थे, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। बलबन कंप्लीट जस्टिस में बिलीव करता था। क्लियर अप टू यू? हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन। उसके दरबार में बहुत अनुशासन था। नोबडी कुड टॉक और लाफ। कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, हंस नहीं सकता था किसी के साथ विदाउट हिज परमिशन। बलबन की परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी से बात नहीं कर सकता था, हंस नहीं सकता था, और एल्स फेस्ड पनिशमेंट। और अगर कोई व्यक्ति बलबन की परमिशन के बिना कोई कार्य करता था तो उसे पनिशमेंट मिलती थी। मीनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर था। ही एनहांस्ड मीनिंग उसने बढ़ाया प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान। उसने सुल्तान की शक्तियों को, उसके सम्मान को बढ़ाया। ही सेफ गार्डेड हिज फ्रंटियर। फ्रंटियर मीनिंग होता है सीमाएं। उसने अपनी सीमाओं को, अपने राज्य की सीमाओं को सेफ गार्ड किया। बाय कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्ट्स, बहुत सारे किले बनवाए ताकि उसके राज्य की सीमाएं सुरक्षित रह सकें, और वहां पर बेस्ट गार्ड्स को पोस्ट किया। मीनिंग बेस्ट गार्ड्स को वहां पर ड्यूटी दी गई ताकि उसके फ्रंटियर्स की सीमाओं की अच्छे से रक्षा हो सके। बलबन डाइड 1286। बलबन 1286 में मर गए। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन प्रिवेल्ड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई कि अब राजा कौन बनेगा, क्योंकि घियासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद स्लेव डिनेस्टी में कोई भी शासक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल नहीं था कि वो स्लेव डिनेस्टी को आगे लेके जा सके। तो 1290 सीई में जलालुद्दीन खालजी ने वीक एंड इनकेपेबल सक्सेसर ऑफ बलबन, मीनिंग बलबन के बाद जितने भी शासक बने तो उनको हरा दिया, एंड कैप्चर द थ्रोन, सिंहासन को अपने कब्जे में कर लिया। मीनिंग दिल्ली का सुल्तान बन गया। कौन बन गया? जलालुद्दीन खालजी। यस, जलालुद्दीन खालजी। खालजी डिनेस्टी का आरंभ हो गया, शुरुआत हो गई। खालजी डिनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 तक माना जाता है। जलालुद्दीन खालजी को खालजी डिनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। क्लियर अप टू यू? ही कैप्चर्ड द थ्रोन एट द एज ऑफ 70 की एज में इन्होंने दिल्ली का सिंहासन संभाला। बाय मर्डरिंग द लास्ट टू सक्सेसर ऑफ बलबन, बलबन के बाद में जो स्लेव डिनेस्टी के लास्ट 2 सक्सेसर थे उनका मर्डर करके जलालुद्दीन खालजी 70 इयर्स की एज में दिल्ली के सुल्तान बने थे। ही फाउंडेड द खालजी डिनेस्टी इन 1290 में इन्होंने खालजी डिनेस्टी को शुरू किया था। ही वॉज असिस्टेड बाय हिज नेफ्यू मीनिंग भतीजा। इनके भतीजे इनकी हेल्प करते थे। अलाउद्दीन खालजी इनके भतीजे थे, अलाउद्दीन खालजी। क्लियर हुआ कि अलाउद्दीन खालजी अपने चाचा की हेल्प करते थे इन हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन, क्योंकि ये खुद तो 70 इयर्स के हो चुके थे, ओल्ड हो चुके थे, और अलाउद्दीन खालजी इनके जो भतीजे थे वो इनको मिलिट्री अभियान में हेल्प करते थे। अलाउद्दीन वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्सन था, आगे बढ़ना चाहता था अपनी लाइफ में। ही वॉन्टेड टू बिकम द सुल्तान, वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था। ही ट्रेचरोसली मर्डर्ड हिज अंकल। ही कौन? अलाउद्दीन खालजी। अलाउद्दीन खालजी ने नमक हरामी से, धोखाधड़ी से अपने अंकल का मर्डर कर दिया, मीनिंग जलालुद्दीन खालजी का मर्डर कर दिया। जब वो देवगिरी के रूलर को हराकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही अलाउद्दीन खालजी ने उनकी हत्या कर दी एंड दिल्ली का सुल्तान बन गया 1296 में। मीनिंग जलालुद्दीन खालजी का समय काल, शासन काल 1290 से 1296 माना जाता है, एंड 1296 से अलाउद्दीन खालजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खालजी के बारे में पढ़ते हैं कि उनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 सीई तक था। ही वॉज अ ब्रेव जनरल, वो बहुत ही बहादुर जनरल थे, एंड अ स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, एक निपुण प्रबंधक थे। लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह बहुत ही स्किल्ड थे। ही वॉन्टेड टू कन्क्वेयर द होल वर्ल्ड, कन्क्वेयर मीनिंग जीतना चाहते थे,
सारे संसार को जीतना चाहते थे। ही कैप्चर्ड, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया, कब्जे में कर लिया। किसे? गुजरात, रणथंभोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ एक्सेट्रा इन द नॉर्थ के इतने सारे स्टेट्स को कैप्चर कर लिया। एंड देवगिरी, वारंगल, मदुरई एंड अ नंबर ऑफ स्टेट्स इन साउथ। मतलब इन्होंने केवल नॉर्थ तक ही अपनी पावर्स को सीमित नहीं रखा, बल्कि साउथ में भी इतने सारे प्लेसेस को कॉन्क्वेर कर लिया। टू सेफगार्ड हिज सल्तनत, अपनी सल्तनत को सेफगार्ड करने के लिए, फ्रॉम द इन्वेजन्स मीनिंग आक्रमणकारियों से अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, ही हैड अ वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड आर्मी। इनके पास जो आर्मी थी वो वेल ट्रेन्ड थी एंड वेल इक्विप्ड थी, सुसज्जित थी। ही केप्ट फुल रिकॉर्ड ऑफ हिज सोल्जर्स, उनके पास में पूरा रिकॉर्ड था अपने सोल्जर्स का, टू अवॉइड एनी सब्सटीट्यूशन, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सोल्जर्स वर पेड इन कैश एंड गिवन मैनी अदर फैसिलिटीज, सोल्जर्स को कैश में भी सैलरी दी जाती थी और अदर बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी। मीनिंग ये अपनी आर्मी को खुश रखते थे। आर्मी खुश रहेगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ से लड़ सकेगी। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी डिड नॉट अलो द नोबल्स और द पीपल, अलो नहीं करता था किसे? चाहे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो या कोई सामान्य व्यक्ति, किसी को भी टू अमस मनी, कि कोई पैसा एकत्र करे। मीनिंग ये किसी को भी घर पर पैसा एकत्र करने की परमिशन नहीं देता था, और ऐसा ना हो इसके लिए ही टैक्स्ड देम हेविली, वो हर व्यक्ति पर हैवी टैक्स लगाता था। ही बैंड द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ वाइन, वाइन की सेल और कंजम्पशन पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ही ऑर्गेनाइज्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम, उसने एक ऐसा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम बनाया जो कि कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। अगर राज्य में या राज्य से बाहर उसके अगेंस्ट कोई विद्रोह होता है तो उस पर बहुत इजीली से कंट्रोल हो जाए, ऐसा सिस्टम उसने बनाया था। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, वो पहला एक ऐसा मुस्लिम शासक था हु डिड नॉट टॉलरेट, जो सहन नहीं करता था इंटरफेरेंस को, मीनिंग हस्तक्षेप को। किसके हस्तक्षेप को? रिलीजियस लीडर्स लाइक उलेमास एंड मुल्लाज, इनके हस्तक्षेप को वो पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रशासन व्यवस्था में कोई भी रिलीजियस लीडर हस्तक्षेप करे। अलाउद्दीन इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन अपने आर्थिक सुधारों के लिए बहुत फेमस है। ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ डेली यूज, डेली यूज मीनिंग जो रोज की लाइफ में यूज होने वाली चीजें होती हैं, लाइक नमक, दाल, चीनी, आटा, चावल, ओके, इन सब के मैक्सिमम प्राइस को उसने फिक्स करवा दिया ताकि कोई भी दुकानदार उससे ज़्यादा कीमत या फिर उससे कम कीमत पर सामान ना बेचे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस करवाया ग्रेन स्टोरेज सिस्टम को और राशनिंग सिस्टम को। इन दोनों सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। देयर वर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, अलग अलग मार्केट प्लेसेस निश्चित किए गए फॉर डिफरेंट कमोडिटीज़, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मार्केट्स बनाई गई। सिविल पनिशमेंट, कठोर दंड दिया जाता था। सिविल पनिशमेंट वॉज गिवन किसे? टू दोज हु वेड लेस, जो कम तोलता था, और चीटेड द बायर्स, खरीदारों को चीट करता था, धोखा देता था। इन एनी वे, किसी भी तरह से कोई भी दुकानदार अगर किसी बायर को मीनिंग खरीदार को चीट करता था तो उसे सिविल पनिशमेंट दी जाती थी। मार्केट कंट्रोलर्स वर अपॉइंटेड, बहुत सारे मार्केट कंट्रोलर्स को अपॉइंट किया गया फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेडर्स, व्यापारियों पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखने के लिए मार्केट कंट्रोलर्स को अपॉइंट किया गया। ही ऑल्सो रिफॉर्म्ड द रेवेन्यू सिस्टम, उसने रेवेन्यू कर सिस्टम को भी रिफॉर्म किया, मीनिंग उसमें सुधार किए। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, और जो लैंड रेवेन्यू मीनिंग भूमि पर जो कर था वो डिसाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द लैंड,
Okay, the state's share was fixed at 50% of the total produce. और उस लैंड पे जितना भी टोटल प्रोड्यूस होता है उसमें से 50% राजा का होगा। लैंड रिवेन्यू में ये सिस्टम रखा गया कि 50% शेयर ऑफ टोटल प्रोड्यूस राजा को दिया जाएगा। द लाइफ ऑफ द हिंदूज वॉज मिजरेबल बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस देन द मुस्लिम। उस समय पर हिंदूज की लाइफ मिजरेबल थी। मिजरेबल मीनिंग कष्टदायक थी, दयनीय थी, बिकॉज दे हैड टू पे मोर टैक्सेस, क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे कंपैरिजन टू मुस्लिम, क्योंकि अलाउद्दीन एक मुस्लिम रूलर था, ये हिंदूज़ को पसंद नहीं करता था, इसलिए हिंदूज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाता था। क्लियर अप टू यू? नाउ लेट अस नो दिस इज द एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खालजी। अलाउद्दीन खालजी ने ना केवल नॉर्थ में अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया, इवन ही एक्सपेंडेड हिज बाउंड्री इन द साउथ ऑल्सो, मीनिंग उसने इंडिया के बहुत सारे पार्ट को कंक्वेर कर लिया था। Now let us know here, do you know when Alauddin came to know about the super beauty of Padmini, पद्मिनी जो कि चित्तौड़ की रानी थी, जब अलाउद्दीन खालजी को उसकी ब्यूटी के बारे में पता चला, ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहता था। सो ही अटैक्ड चित्तौड़, इसलिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ही डिफीटेड द राजपूत्स, उसने राजपूत्स को हराया। क्वीन पद्मिनी एंड अदर लेडीज कमिटेड जौहर, क्वीन पद्मिनी और अदर लेडीज ने उस समय पर जौहर मीनिंग होता है स्वयं आत्महत्या करना, अग्नि में जल जाना। जौहर मीनिंग अग्नि में जल जाना, तो रानी पद्मिनी और अदर लेडीज ने सुसाइड कमिट किया। द स्टोरी ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रत्ना सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी इन हिज एपिक पद्मावत। अगर आप पद्मिनी के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक महाकाव्य है पद्मावत, रिटन बाय मलिक मोहम्मद। ओके, तो आप इसे पढ़िए तो आप पद्मिनी के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। सो नाउ आई थिंक यू ऑल कम टू नो अबाउट अलाउद्दीन खालजी, कि कितने स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, एंड कितने सारे रिफॉर्म्स किए थे उन्होंने अपने शासनकाल में। नाउ लेट अस नो हियर, आफ्टर रूलिंग फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक शासन करने के बाद अलाउद्दीन डाइड इन 1316, 1316 में उनकी मृत्यु हो गई। ही इज अ सक्सेसर, और उनके बाद जो शासक बने, खालजी डिनेस्टी से जो शासक बने, वो केवल 1320 तक ही खालजी डिनेस्टी को सरवाइव कर पाए। मीनिंग उसके बाद 1320 के बाद खालजी डिनेस्टी का अंत हो गया, सेकेंड डिनेस्टी का अंत हो गया। द लास्ट रूलर ऑफ खालजी डिनेस्टी वॉज खुसरो। इस डिनेस्टी का लास्ट रूलर खुसरो था, जिसे हरा दिया गया एंड मार दिया गया बाय घाजी मलिक। घाजी मलिक नाम के व्यक्ति द्वारा इन्हें मार दिया गया, खुसरो को, और इसी के साथ ही खालजी डिनेस्टी का अंत हो गया। हु टुक द नेम ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, और ये जो घाजी मलिक थे इनका नेम बाद में घियासुद्दीन तुगलक बन गया। एंड ही बिकेम द सुल्तान इन 1320, और 1320 से ही वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। क्लियर अप टू यू? नाउ वी हैव डन द 2 dynasties of Delhi Sultanate. In our next session, we will continue the same topic and learn about Tughlaq dynasty and Lodi dynasty. So, bye bye for this session. Bye bye.